बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहते हुए एक ये छोटी सी वेबिनार के एक है, इसमें ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बता रहा था कि हम लोग जब कॉलेज से पास होके बाहर निकलते हैं तो बड़े अपने आप को फूफा इंजीनियर तो समझते हैं, लेकिन बाहर जाके फिर जब स्पेशली अगर इंडस्ट्रियल यूनिट में अगर हम जाए तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं उन प्रॉब्लम की अवेयरनेस पैदा करना चाहता कि आपकी कॉन्फिडेंस आपको आए जब आप जॉब करने जाएं, और उसमें आपको किस तरह से टैकल करना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोफेशनल एथिक्स में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी कंप्लायंस हम वहाँ पे जब जॉब पे होते हैं तो बड़ा मुश्किल काम होता है कि वहाँ पे इसको कैसे करें। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन, मतलब मेरे साथ भी मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं और टेक्निकली मार हम जो वहाँ पे स्किल्ड स्टाफ है उनको देंगे, लेकिन प्लांट पे एक ओरिएंटेशन एक डिफरेंट टाइप की होती है और उसकी एक हिस्ट्री होती है कि जो प्रॉब्लम्स वगैरह को किस तरह सॉल्व किया जाए। तो मैं उस हवाले से आपसे ये थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन छोटी है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, लेकिन ये कि मैं प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। मेरा नाम ताहिर सलीम है। मैंने 1973-74 में एनईडी से पावर इलेक्ट्रिकल में काम पास आउट हुआ। फिर 1980 मैंने आईबीए से एमबीए किया। उसके बाद कुछ अर्सा सीमेंस में काम करके मैं सिंध अल्कलीज एक प्रोसेस इंडस्ट्री होती थी, उसके अंदर मैंने जाने का कहते हैं काम किया। उसके बाद फिर 2000 से ये यूनाइटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से एक ट्रेनिंग का सेल मैंने खोला और उसमें कंसल्टेंसी मैं कर रहा हूँ। और अब बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं ऐसी कर रहा हूँ कि जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स में नहीं है, अब एज हो गई है। तो लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जाना क्या कहते हैं उससे फ़ायदा उठाएं हमारे तजर्बे से। तो उस हवाले से एक छोटी सी ये प्रेजेंटेशन की है मैंने, जो मैं आपकी मेहरान क्या, एनईडी क्या, इसरा यूनिवर्सिटी में और बहुत जगह मैं उस्मान इंस्टीट्यूट वगैरह में काफ़ी ये दे चुका हूँ। इसमें ये कि जो फ्रेश इंजीनियर निकलते हैं उनके लिए एक गाइडलाइन है, और वो गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपके साथ एक ये शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी प्रेजेंटेशन खोलता हूँ कि इसमें कुछ प्रोफेशनल एथिक्स की मैं बात करूँगा। उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, तो वो जो है ना क्या कहते हैं यहाँ पे ये मैं बात करता हूँ आपके हवाले से। और मैं अब ये मेरा प्रोफाइल है ऊपर, वो भी आपके सामने है। तो और इसका सीपीडी सर्टिफिकेट भी अप्रूव्ड है, मतलब अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का हम सीपीडी सर्टिफिकेट भी देंगे अगर आपकी रिक्वायरमेंट बनती है। तो ये देखें, एक थोड़ी सी डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग की है मेरे सामने कि इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर द कॉमन पर्पस ऑफ लाइफ। मेन ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग का बिल्कुल एक्चुअली ये है। ये आजकल बिल्कुल एक डिफरेंट हो गई है कि जो है ना क्या कहते हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए हमने इंजीनियरिंग करना है। लोग अपने बच्चों को भी इंजीनियरिंग में इसलिए भेजते हैं कि शायद उनका कैरियर अच्छा डेवलप हो जाएगा। देखिए सोच बुरी नहीं है, लेकिन ये कि इसका जो है कि साइंस फॉर द कॉमन पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ की इम्प्रूवमेंट की बात है। ये बड़ा ही ज़रूरी है यहाँ पे कि लाइफ को कैसे हम अपने इंजीनियरिंग से इम्प्रूव करें। तो ये एक स्लाइड है। उसके बाद अगर देखें, ऑन द वन हैंड प्रोफेशनल्स लाइक इंजीनियर्स एनी सम टाइम डू थिंग्स विद विच दे डू नॉट कंप्लीटली एग्री विद नॉर्मली। अब बहुत सारी ऐसा होता है कि आप प्लांट पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, और प्रोफेशनल एथिक्स आपको बात चीज़ें ना करने पे अलाउ नहीं करते, लेकिन आप मजबूर हो जाते हैं बाज़ औक़ात। अगर आप स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे तो आप फायर हो जाएंगे। ये एक मतलब इंजीनियरिंग को बिल्कुल एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पॉलिटिकली टैकल करना है कैसे, ये आपकी अपनी स्किल है। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हम इसको कैसे हैंडल करें। प्रोफेशनल्स आर सपोज टू बी इंडिपेंडेंट मोरल एजेंट्स एंड नॉट जस्ट गन्स फॉर हायर। कि प्रोफेशनल की अपनी प्रोफेशनल एथिक्स है, उसको फॉलो करना। अब उसको किस तरीके से फॉलो करी जाए, ये आपकी टेक्निक है, आपकी अपनी स्किल है कि आप कैसे। इसमें कोई टेक्निकल इतनी चीज़ नहीं मैंने इसमें डाली हुई। ये सिर्फ इसलिए है कि आपके एक अवेयरनेस पैदा करनी है कि आप इसमें क्या कर सकें। और मेरे को भी इसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे। अब मैं आगे चल के मैं आपके और आगे भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। A commitment from the engineering profession, due regard for the well-being of others and impact of their work on society, determination to discover all the facts that may positively and negatively impact society। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियर्स की है, लेकिन मैंने देखा है कि इंजीनियर्स को ये करने में बड़ी मुश्किल आती है। Responsibility to think about the interaction of the technology and society,
इंजीनियरिंग इज अ ट्रू प्रोफेशन, इंजीनियर डील्स ओनली इन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। ये तो हमारा मोटो है। Engineers have decision making, anatomy, and power. Engineers is organization a man, follow code of ethics by IEEE and other professional organizations. IEEE, IEEE है, जितनी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी भी जो है ना उसके फॉलो, लेकिन उसकी फॉलोइंग में कुछ डिफिकल्टीज आती हैं जिसको हम डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकते हैं वहाँ पे। The professional is one who is duly qualified in a specified field, also profess a free act of commitment, knowledge and skill, follow code of ethics। यहाँ ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है। मैं अब आपके सामने अभी बात करूंगा कोड ऑफ एथिक्स को कैसे फॉलो किया जाए। A new engineer while entering in any organization have to look for 5 major issues। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने आप को बड़ा इंजीनियर समझ के प्लांट पे तो चले जाते हैं। अब प्लांट्स की हमें ओरिएंटेशन नहीं होती। उस वाले से फिर जो पुराने लोग हैं, और ये जर्नल वर्ल्ड वाइड है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि आपके जो पुराने लोग आपको इस तरह एक्सेप्ट नहीं करते और कोशिश करते हैं कि आप यहाँ से चले जाए ताकि उनकी जगह लेने वाला कोई हामी हो, कोई और ना हो। और ये ओवरऑल दुनिया में ऐसे ही है, लेकिन ये कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक है। तो जब आप नए नए जॉब करने जाएंगे तो शुरू में काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। आपको डाटा नहीं मिलेगा, आपको नो हाउ नहीं मिलेगी, आपको ड्राइंग्स नहीं मिलेंगी प्लांटों के अंदर, इंडस्ट्रियल प्लांट में तो खास तौर पे, और प्रोसेस प्लांटों में ड्राइंग्स नहीं मिलेंगी। मैनेजमेंट आपसे ये चाहती है कि आप बिल्कुल थ्रू इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हमारी हर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से सॉल्व करें। ये अब हमारी समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये कि ये इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो उसके लिए एक ये कुछ 5 पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स और इसके ऑपरेशन को सबसे पहले, हम ये समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, कॉलेज में बहुत पढ़ा है, एकेडमिक में बहुत ज़्यादा पढ़ा, लेकिन ये कि एकेडमिक में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमें प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन बिल्कुल नहीं होती। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, हमें रिसर्च इंजीनियर बनाया जाता है। अब पाकिस्तान में रिसर्च का फैक्टर तो बहुत कम है, और हम लोग जो है ना क्या कहते हैं ये इसमें ज़्यादा हो जाते हैं कि जो है ना हम इंजीनियर बन गए हैं और बड़ा अपने आप को, ठीक है मेरिट पे आया है, इंजीनियर बने हैं, बड़ी अच्छी बात है, 4-5 साल हमने मेहनत भी की है, पढ़ा भी है, लिखा भी, लेकिन हमें एक रिसर्च, हमारा जो सिलेबस है वह भी रिसर्च इंजीनियर, जिसलिए प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में फील्ड पे जाके ही हमें नॉलेज मिल सकती है कि नहीं हो सकती। इससे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो है प्लांट्स और इसके ऑपरेशन को समझा जाए, चाहे वो केमिकल प्लांट हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन पूरे ओवरऑल ऑपरेशन को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन और इसकी मैनेजमेंट का, उसको अंडरस्टैंड करें, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। स्टेक होल्डर्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन और इसकी मैनेजमेंट है, ये स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट आपको मद्देनजर रखना है। अगर विद इन लिमिट्स ऑफ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट है तो आप उसको सॉल्व करने की आपको वो कोशिश करनी चाहिए, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं वहां पे। तीसरी चीज है आपके पास क्या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है। तो आपकी रिसोर्सेज, मैं देखें अब प्लांट पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है, तो मैं कुछ ऐसे काम में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होऊंगा जिसकी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास है, टेक्निकल स्किल के बंदे हैं, बजट आपके पास है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को आपको स्टडी करना चाहिए। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। देखें जो ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट हैं, ऑर्गेनाइज एरियाज हैं, उसमें तो कोई मसला इतना नहीं होता, लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा इशू आ जाते हैं। इसी तरह चौथा पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव असाइंड। एक मशीन है, अब उस मशीन पे उसकी ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास उसकी ट्रेनिंग बंदे को दी या नहीं दी। मैंने प्लांट पे काम किया, कोई ओरिएंटेशन ही नहीं थी, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे है जो मुझे बाद में पता चले कि ये कैसे, मतलब ये हमें कोई बताने वाला कोई भी नहीं था। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अ प्रॉब्लम व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लॉजिस्टिक्स। अब बजट में आपके पैसे नहीं, आपने बजट में रखे नहीं है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी आपके इस पे कोई खर्चा नहीं करना चाहती। तो अब हम लोगों का एम है वो टेक्निकल बंदे की तरफ, जैसे ये गाड़ी अगर आप ठीक कराना चाहिए तो उसमें भी यही होता है, ये पार्ट बदलेंगे तो गाड़ी चलेगी, ये पार्ट नहीं बदलेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। मेरे को, अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे तो उसका जो है ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है,
और एक प्रॉब्लम को डिफाइन भी यही किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन है भी यही। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है और उसको पता है कि पर्टिकुलर टाइम में उसका कोई इलाज नहीं है, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि विच हैव अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम की डेफिनेशन है विच हैव अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। और इंजीनियर को तो चाहिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर एक प्रॉब्लम भी नहीं है तो उसको फिर सॉल्व करने का कोई हल नहीं है। अगर अल्टरनेटिव सोल्यूशन उसमें से बेस्ट सोल्यूशन फिर आपने सेलेक्ट करना होता है। ये आपकी अपनी इंजीनियरिंग स्किल है जिसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। कंपनी कहती है हमारे पैसा नहीं है, आप कहते हैं कि ये मशीन तब चलेगी। तो अब मेरी इंजीनियरिंग स्किल की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे कि मैं स्टेक होल्डर्स को मुतमईन कैसे करूँ। तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी जगह जॉब करने जाएं तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कैसे हैंडल करें। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड प्रॉब्लम व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स। तो ये 5 पॉइंट तो बिल्कुल अजबर याद कर लें। अब एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स यहाँ पे एक ये है कि जनरली 2 टाइप्स होते हैं। एक सेल्स इंजीनियर बनते हैं हम लोग या मेंटेनेंस इंजीनियर बनते हैं। पाकिस्तान में 90 टू 99% मैंने तो देखा है कि हम लोग सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं मेंटेनेंस में। सेल्स में बहुत कम लोग जाते हैं, उसमें सेल्स की अलग ट्रेनिंग भी होती है। तो वो जो है ना क्या कहते हैं बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ज़्यादातर इंजीनियर जो यहाँ इन्वॉल्व होते हैं वो मेंटेनेंस में होते हैं और कैरियर भी उसी में बनाने की कोशिश करते हैं मेंटेनेंस के अंदर। मेंटेनेंस में जैसे है कि स्टडी ऑफ मेंटेनेंस फेलियर आपको पता होना चाहिए किसी प्लांट में, किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑफिस में कि मेंटेनेंस फेलियर क्या हो रहे हैं। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बेसिकली तो ये होता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन। अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्शन करिए विद लिमिटेड कॉस्ट, कॉस्ट इकोनॉमिकली। ऐसा नहीं हो कि मैं जो जी पूरा प्लांट ही उठा के उखेड़ दें और नया प्लांट लगा ले तब प्रोडक्शन आएगी। तो ये फिर आप तो जॉब में नहीं रहेंगे, आप फायर हो जाएंगे वहां से। उन्होंने कहा जी ऐसे बंदे की क्या जरूरत है, जो नया नया जॉब है तो फिर मैं उसी हिसाब से। तो हमने तो एक प्लांट को देख के उसको स्टडी करके उस हिसाब से उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को आगे बढ़ाना है। सेल्स में क्या होता है कि सेल्स में कस्टमर की बिहेवियर को आपको स्टडी करना पड़ता है। टेक्निकल नो हाउ आपकी अच्छी होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ कंपटीटर्स आपके पास होनी चाहिए। तो जनरली R&D कंट्रीब्यूशन इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू रोल ऑफ इंजीनियर्स एंड मेंटेनेंस एंड सेल्स। ये हमारे पाकिस्तान का एक अपना है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। अभी हमें इसमें इसी तरह ही चलना है यहाँ पे। अब अगर आप यह देखें तो इंजीनियर शुड फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड डिजायर्ड आउटकम्स और ये आपको देगा सेविंग्स, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ गोल्स, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस, मिनिमाइज रिस्क और सिलेक्शन ऑफ प्रायोरिटीज। अब आपने किस तरह करना है, यही इंजीनियरिंग की स्किल है कि प्लांट्स और उसके ऑपरेशन में कैसे मैं इफेक्टिव रोल अदा कर सकता हूं। और मैनेजमेंट भी यही चाहती है, आपके स्टेक होल्डर्स भी यही चाहते हैं, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप वर्किंग एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा स्टडी करें। और हमारे प्लांटों का, इंडस्ट्री का और वर्किंग एनवायरनमेंट बड़ा अजीब सा है। मतलब मैं जब प्लांट पे गया तो मतलब एक वर्किंग एनवायरनमेंट ये था कि जो पुराने लोग ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह मैं छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि उनके रास्ते बंद हो रहे थे। कि मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर प्लांट पे चला गया और उसमें उनकी प्रमोशन के चांसेस कम हो गए। तो ये देखें ह्यूमन बिहेवियर है। इसको जो है ना क्या कहते हैं आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और कैसे करना है। आप उनको इम्पोर्टेंस भी दें, जो पुराने लोग हैं आप उनको इम्पोर्टेंस दें। यकीन करें कि मैंने इतनी मेहनत की प्लांट के ऊपर और अंडरस्टैंड करें, क्योंकि डाटा कोई भी नहीं था, कोई ड्राइंगें नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, कोई वेंडर के कैटलॉग्स नहीं थे। ये पुराना, अब तो कंप्यूटर आ गए तो इसके आर्काइव बन गए, फिर भी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वर्किंग एनवायरनमेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर उस वर्किंग एनवायरनमेंट में आप एडजस्ट ना हो सके तो आप फायर हो जाएंगे। ये बड़ी एक प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। इसी तरह सेकंड पॉइंट इसका ये है कि रिकॉग्नाइज स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट देखें। स्टेक होल्डर्स चाहता क्या है। अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम करें तो पब्लिक में स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ होते हैं। वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं, एमडी भी आपका गवर्नमेंट का मुलाजमीन होता है। तो उसमें सोसाइटल एस्पेक्ट ज़्यादा होता है पब्लिक पब्लिक इंटरप्राइज में। और प्राइवेट में बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें सिर्फ ये है कि कम से कम कॉस्ट में आप उनको जो है ना क्या कहते हैं कि इफेक्टिव इकोनॉमिकली प्रोडक्शन दे दें। और मल्टीनेशनल्स के दोनों टास्क होते हैं।
सोसाइटल एस्पेक्ट भी होता है, इसलिए उनको सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और उसके बाद उसमें जो है ना रिजल्ट्स भी अचीव करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए वहाँ पे। डेवलप डेवलप लीडरशिप स्किल है ये, लीडरशिप स्किल। आप अपने प्लांट के अपने बंदों को अपने कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो लीडरशिप आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो बाद में ये होता है कि प्लांटों पे आप खुद काम करने लगते हैं लोग, तो लीडरशिप लीडरशिप ये नहीं है कि आप खुद अपने हाथ से काम कर रहे हैं। इंजीनियर एक मैनेजर है, तो उसने आपने चीज़ों को मैनेज करना है। ये आपकी जो नो हाउ भी बढ़ाई जाती है वो इसलिए बढ़ाई जाती है कि आपने मैनेज करना है, एज ए टेक्नीशियन काम नहीं करना। तो टेक्नीशियन से आपने काम लेना है। ये बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है कि आपने टेक्निकल स्टाफ से लेबर से काम किस तरह लेना है, और वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टास्क है। ये आपको सख्ती से काम नहीं ले सकते किसी से भी। आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मोटिवेशन के एस्पेक्ट्स को, जिसमें मास्लो थ्योरी बहुत काम आती है, कि वो मोटिवेशन आप डेवलप करेंगे ताकि लोग जो है ना उस हवाले से आपकी कोऑर्डिनेशन से काम को पूरा कर सकें। चौथा पॉइंट इसमें नॉलेज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों को टूल्स एंड टेक्निक्स का नहीं पता। तो आप पहले उसके उस्ताद बन जाए, मास्टर बन जाए, और फिर नीचे उसको कन्वे करें इस नॉलेज को, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि टूल्स एंड टेक्निक्स की जो है ना कि आप ऑर्गेनाइजेशन दें, आप जो है ना क्या कहते हैं लीडरशिप स्किल यही है कि आप लोगों को नीचे ट्रेन करें और उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कोर चैलेंज इसका यही है कि असेसमेंट क्या हो, सक्सेस इनिशिएटिव एंड स्कोप एंडेवर्स, मतलब आप लोगों को कैसे आगे बताएंगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये रिजल्ट मुझे मिल रहा है। यहाँ पे नीड्स रिक्वायरमेंट आपने फॉलो करनी है, एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स। complexity of environment, environmental constraints और स्टेक होल्डर चेंज एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब ये है कि आप स्टेक होल्डर्स की चाहिए, आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है। स्टेक होल्डर तो ये समझ रहे हैं कि आप एक इंजीनियर है, आपको सब कुछ आता है। अब ये हो ही नहीं सकता कि जब तक आप उसकी ओरिएंटेशन प्लांट की नहीं करेंगे, वो आपसे एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि आप तो उस्ताद है, मास्टर हैं, बड़ी 5 साल 4 साल पढ़ के आए हैं, और उसके बाद जो है ना आपकी जो है ना उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है। अब उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किस तरह किया जाए, ये हमारी अपनी इंजीनियर्स की स्किल है कि उसको कैसे आप बता। इसी तरह इन्वायरमेंट कंस्ट्रेंट्स हैं, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए उन कंस्ट्रेंट्स को, और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा समझने की बड़ी कोशिश है। टेक्निकल स्किल से ज़्यादा आपको मैनेज करना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आप टेक्निकल स्किल से आप लोगों को बता सकते हैं, उसमें फिर आप पे कॉन्फिडेंस भी लोगों का आएगा, आपके स्टाफ का आपके ऊपर। क्रिएशन इन अप्रोच, मतलब आपका अप्रोच ही होनी चाहिए कि एक प्रॉब्लम अगर आया है तो उसको रिपीट नहीं होना चाहिए, उसकी मैं कैसे करूं, और उसके हवाले से उसके रूट काज को देखना बड़ा जरूरी है किसी भी प्रॉब्लम को, और ताकि आइंदा वो रिपीट ना हो। मैं जब प्लांट पे काम कर रहा था तो बड़े स्किल्ड आदमी तो कहते ये थे कि आपको काम से मतलब है, हमने अपना काम कर दिया, क्योंकि वो नॉलेज आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो अब वो कहते थे कि आपको इसमें जरूरत क्या है, कि क्या हुआ क्या नहीं और हमने क्या किया। तो ज्यादा पब्लिक सेक्टर में खास तौर पे ये होता है कि ज्यादा कोशिश ये होती है कि आपको ज्यादा नॉलेज ना दें। ठीक है, आप डिपेंडेंट हो जाए उनके साथ और उसके साथ ही काम करते रहें आप वहां पे उनके साथ। सेकंड है अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस, आपकी मतलब पूरी आपके कंट्रोल में चाहिए, और डायनेमिक अपने आप को बिल्कुल रिजिड ना बने, अपने आप को चेंज करें यहाँ पे। Your framework should be work is predictable, schedules are followed, issues are addressed proactively, define goals. इसमें आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस भी करनी है और रिसर्च भी करनी है। ये सारे काम एक इंजीनियर को करने चाहिए ताकि प्लांट की स्मूथनेस बढ़े, इंडस्ट्री की स्मूथनेस बढ़े, प्रॉब्लम रिपीट ना हो, उनका रूट कॉज को करके सॉल्व करने की कोशिश की जाए। जो हमारा फ्रेमवर्क क्या है, बहुत जरूरी है कि एंड यूजर कॉन्फिडेंस एंड डिलीवरी, identifies of functional responsibilities, minimize the need for continuous reporting, measure accomplishment versus plan। आपको प्लान पहले करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का, क्रिएटिव मेंटेनेंस का, डिजाइन चेंज का, ये सारे आपकी सोच ही होनी चाहिए इंजीनियर की, ये से ना कि टेक्निकल बंदों के सारा प्लांट पे जाके मैं ट्रबल शूटिंग करना शुरू कर दूं और उनको गाइड मैंने करना है।
इमरजेंसी ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, अनशेड्यूल मेंटेनेंस भी आ सकती है, वो आपने उसके इमरजेंसी को कैसे हैंडल करना है, यह आपका अपना काम है। मिस अलाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटीज एंड रिसोर्सेज, लॉस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, मिस अलाइनमेंट डायरेक्शन, आपका ये रिस्क है। अगर आपने ये नहीं किया, मिस अलाइनमेंट डायरेक्शन ऑफ इनिशिएटिव्स, ऑब्जेक्टिव नॉट अचीव, स्टेक होल्डर आपसे डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। अगर आपको ये रिजल्ट्स आप नहीं दे पा रहे पिछले जो मैंने एक्सप्लेन किए, तो आपको भी ये जाने क्या कहते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप काम ही नहीं कर सकेंगे, आपकी मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी। तो ये आपको करना बड़ा ही जरूरी है। अगर स्टेक होल्डर आपसे डिससेटिस्फाइड, ठीक है, तो वो फिर जो चाहे वो मल्टीनेशनल का हो, आपका बॉस जो है चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो, उसने जाना क्या कहते हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उस हिसाब से इसमें रिस्क है और आप उसका काम को कैसे करेंगे। अगर आप राइट पाथ पे, द गुड अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस, इजी ट्रैकिंग, मेजर्ड परफॉर्मेंस, इजी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव होनी चाहिए वहां पे, ताकि आप प्रॉपर तरीके से लोगों को कम्युनिकेट कर सके। यहाँ पे अगर राइट पाथ में, इजी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटस, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, डिस्कवरी एंड लर्निंग। इफ यू फॉलो द रॉन्ग पाथ, कॉन्शियस विल बी ऑन फायर फ्रॉम जॉब। अब देखें, एक छोटी सी एग्जांपल है, मतलब अनएथिकल काम करने के लिए कभी स्टेक होल्डर्स आपको कहता है, तो आपको उसमें कैसे हैंडल करना है, तो वो आपकी अपनी स्किल है। ना कि ये है कि हर काम पे मैं हाथ बांध के खड़ा जाऊं और बोलूं कि जी जो आप बोलेंगे वो करूंगा। ये फौज में तो हो सकता है कि चाहे आपने वो कहे कुएं में कूद लगाना है तो कुएं में छलांग लगाना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉलिटिकली हैंडल करना पड़ेगा उसको, कि स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी मेंटेन रखूं, उसको सेटिस्फाइड भी कर दूं और प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करूं कि कम से कम कॉस्ट में आपका प्रॉब्लम और सेटिस्फाइड हो जाए स्टेक होल्डर्स भी, और प्लांट वाले भी सारे इसमें सेटिस्फाइड हो जाए। यहाँ पे ये एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है। अगर इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वेलकम है। अगर आप बताना चाहें तो मतलब ये कि ये बात हो सकती है। ये बहुत छोटी सी एक प्रेजेंटेशन थी, मैंने कहा इसमें थोड़ा सा एंड ऑफ द ईयर है तो कुछ काम कर ले।